वेलकम यूपीएससी वॉरियर्स। पिछले वीडियो में हमने AIR1 इशिता किशोर मैम की इसी कॉपी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक उनके आंसर्स को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उनके बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पेपर के हम देख लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट मिला, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपर्स की कॉपी को सामने लाकर उनको उनके आंसर राइटिंग के तरीके को देखकर अपने आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम मेंस के प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद जब हम प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की किताब है उस किताब को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और भी कई सारे सब्जेक्ट्स को हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो कीप फॉलोइंग दिस चैनल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज अ सोशल सेफ्टी वॉल्व, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। As a social safety valve, non-governmental organizations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns discuss। एक बार हिंदी में देखेंगे ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में गैर सरकारी संगठन NGOs प्रमुख साधन हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में, यानी कि सोशल सेफ्टी वाल्व के रूप में गैर सरकारी संगठन जो है NGOs प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। NGOs के बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल एजेंट होते हैं। इनफॉर्मल एजेंट होते हैं। टॉपर के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है NGOs के बारे में। ओके, हमको पता है NGO के बारे में। सूद चैरिटी फाउंडेशन के बारे में आपको पता है। सूद चैरिटी फाउंडेशन जो सोनू सूद जी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, कैसे कोविड-19 में उन्होंने लोगों की सहायता की, कोविड-19 के दौर में। ये सारी चीज़ों से हम पहले ही परिचित हैं। ठीक है, एज ए सोशल सेफ्टी वाल्व, ये भी हमको पता है सोशल सेफ्टी वाल्व के लिए के रूप में कैसे काम कर सकता है। तो एजुकेशनल गोल्स जो हैं गवर्नमेंट के, उसके साथ ये हेल्पिंग नेचर में होते हैं। बैकबोन ड्यूरिंग क्राइसिस, वही सोनू सूद वाली बात यहाँ पे। ठीक है, और कुछ पॉइंट हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जाता है और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, तो NGOs के बारे में क्वेश्चन था। बेसिकली हम जितना जानते हैं उसके बारे में इसमें हमको लिख देना है जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, डिस्पाइट बिंग लाउडेड फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, डिस्पाइट बिंग लाउडेड फॉर इट्स पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 remains sluggish and mired with various issues discussed। बोलता है, अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बेसिकली आपका किसके बारे में है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2017, यानी कि मेंटल, क्या है ये, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के बारे में छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। एज पर NFHS 5 सर्वे, किसी सर्वे को हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट को यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ केयर, हेल्थ कंसर्न्स लिखा है ना। ओके, अब पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच ऑफ मेंटल हेल्थ केयर ऑफ एक्ट
ठीक है, अब एक्ट के बारे में बता देंगे हम। हो सकता है ये करंट अफेयर्स में रहा हो चर्चा में, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट 2017 के बारे में क्वेश्चन वैसे पूछना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आप देख लेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें हम डालते रहते हैं, और ये PDF भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर के लिए किसको किसको सपोर्ट, किसको किसको सामने आना चाहिए भाई, तो यहाँ पे दिया गया है सोसाइटीज़ को, गवर्नमेंट को और डॉक्टर्स को मेंटल हेल्थ केयर के बारे में उनके जो चैलेंजेस है उसको क्योर करने के लिए, ओके, चैलेंजेस से निपटने के लिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज़ कम टू फॉर्मुलेट एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एट द नेशनल लेवल। हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोलता है कि क्या तुम एग्री हो कि जैसे ग्रामीण रोजगार योजना है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वैसे ही क्या अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी लाने की ज़रूरत है क्या नेशनल लेवल पे, ऐसा बोल रहा है। जैसे कि हमारा MG नरेगा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या ऐसे ही अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी देशव्यापी योजना लाने की ज़रूरत है क्या, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, ज़रूरत तो है, क्योंकि देखिए एक ही शब्द में, एक ही लाइन में हम बोल सकते हैं कि इसकी ज़रूरत है। क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देश में बेरोजगारी भी तो है, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो है। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स एट ओवर 6% अकॉर्डिंगली टू ये, ठीक है। 90% जॉब्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ये बता दिया हमने। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ओके, पढ़ लेंगे आप पूरा एक एक, अगर हम पढ़ने जाएं तो बड़ा टाइम लग जाएगा जी। ये मनरेगा को यहाँ पे कोट किया गया। चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस देखिए यहाँ पे बार बार आ रहा है, यानी कि हमको पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों को लेके चलना होता है। नीड, देखिए हमको आंसर स्ट्रक्चर करने का तरीका देखना है। नीड यहाँ पे लिख दिया और इस प्रकार से एरो बना के जो भी उसके पॉइंट्स है उसको लिख रहा है, तो ऐसे देखने में जो हमारा आंसर है वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। ये लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बिम्स्टेक एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इंडियाज स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, ये भी बड़ा इजी है समझने में क्वेश्चन। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो बिम्स्टेक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होता है बिम्स्टेक वो लिख दिए, और बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन से हैं वो बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन वो हमारा बोला है, जो हमारा मेन मुद्दा था आंसर का, वो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, देखिए आंसर राइटिंग का जो मार्केट में एक हवा चलता है ना कि ये करो वो करो, डे 1 से आंसर राइटिंग करो। तुम डे 1 से आंसर राइटिंग कैसे करोगे भैया, पहले तुमको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट में नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा, PYQs को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर राइटिंग में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीज़ें जब तुम जानोगे ही नहीं तो कैसे तुम ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्या आपको, ऐसा मृणाल सर अपने एक वीडियो में बोले थे कि कैसे आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, आप डे 1 से ही आंसर राइटिंग करना चालू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं होती। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही हमको आंसर फ्रेम करते हुए आगे चलते जाना होता है। चलिए, ये बिम्स्टेक के रिगार्डिंग चैलेंजेस, और ये लास्ट में कंक्लूजन। देखिए आज हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं आंसर को, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप उसमें जाके और पढ़ लीजिएगा PDF में। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द गुजराल डॉक्ट्राइन। गुजराल डॉक्ट्राइन मैं बार बार बोल चुका हूँ, आपको पॉलिटी में मास्टर करने के लिए M लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना होगा, और 11th क्लास के 2 NCERT भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, NCERT ना सही लेकिन M लक्ष्मीकांत की पूरी किताब हम आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पर। ओके।
थोड़ा सा रुक जाइए, हफ्ते भर या 2 हफ्ते, 1 महीने, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो गुजराल डॉक्ट्राइन आप लक्ष्मीकांत उठाइए, पढ़ डालिए, IR का टॉपिक है ये, ठीक है। रिलेवेंस क्या है, तो देखिए बिग ब्रदर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं ना हम अपने आप को, जैसे कि जो छोटे कंट्रीज है ना हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेबरहुड में, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो हम अपने आप को उनके लिए बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं या ट्रीट करना चाहते हैं। उनको हमसे जो भी मदद चाहिए, जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसी मदद तो हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कहलाती है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा हुआ है आपसे। ओके, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है गुजराल डॉक्ट्राइन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजराल डॉक्ट्राइन को। ओके, तो जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, इसके लिए हेल्प करता है ये पॉलिसी, ये गुजराल डॉक्ट्राइन, ठीक है। पंचशील, ये सारी बातें और गुजराल डॉक्ट्राइन, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए यूजफुल हैं। ओके, 11 क्वेश्चन, हाईलाइट द पिवोटल रोल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए क्वेश्चन हमको पूछा है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम also discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning। आंसर 250 वर्ड्स, यानी कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, बोलता है भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। कुल मिलाकर हमको क्वेश्चन पूछा है संसद के अधिकारियों के बारे में, तो जाहिर है पहले हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, होते क्या हैं भाई, ठीक है, उनका रोल क्या है, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, प्रोविजंस क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब चीज़ डालेंगे। यहाँ पे आर्टिकल्स का जिक्र किया हुआ है, आर्टिकल्स तो रटना ही पड़ेगा हमको। देखिए प्रीलिम्स में चल जाएगा हमको अगर रटी हुई चीज़ें हमारे पास नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे हमको अपने नॉलेज को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ पे हमको एज इट इज़ वहाँ पे उसको अप्लाई नहीं करना है। ओके, हमको लिख कर कुछ भी वहाँ पे नहीं बताना है, हमारे माइंड में वो चीज़ें हैं तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। आर्टिकल्स हमको एकदम याद करके नहीं जाना होता है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा, आर्टिकल्स को कोट करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर तो हमको याद तो करना पड़ेगा, मेमोराइज, ये चैलेंजेस। ओके, 12, द फाइनेंस कमीशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग फिजिकल फेडरलिज्म बोल रहा है, फिजिकल फेडरलिज्म को बैलेंस करने में उसका क्या रोल है। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामाइन the recommendations given by the 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन को उसमें जोड़ दिया, ठीक है। हिंदी में पढ़ दें क्या, वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राजकोषीय संघवाद, ठीक है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन विथ डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्रूशियल रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म में क्रूशियल रोल उनका क्या क्या है, यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। एनके सिंह हैज गिवन, तो वही 15 फाइनेंस कमीशन में आ गए अब, ठीक। इसमें भी लिमिटेशंस लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया नीति आयोग का जो वो है ना एजेंडा है, ओके, ये अपने को यहाँ पे कवर करना है। लास्ट में मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आपके आंसर को एनरिच कर देती हैं,
वैल्यू बढ़ा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिकली एसेस वेदर अकॉर्डिंगली, नहीं अकॉर्डिंग है ओनली, critically assess whether according statutory backing to the model code of conduct will contribute towards free and fair elections in India। बोलता है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एसेस, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। जो आदर्श आचार संहिता है ना, उसको क्या करने के लिए बोला है, वैधानिक समर्थन प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा क्या, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है आदर्श आचार संहिता, पहले तो ये सारी बातें बता देंगे। और जो बोला था केस फॉर स्टैट्यूटरी बैकिंग, वैधानिक समर्थन, तो वैधानिक समर्थन प्रदान करने पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताया है यहाँ पे, ठीक है। सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे अब। फ्रीबीज बहुत चर्चा में था ये मुद्दा, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई बातें हैं ये, आदर्श आचार संहिता, ओके। नीड ऑफ द आर, और लास्ट में कंक्लूजन, ओके। द मार्केट disruption caused by the digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy। digital economy आ गया, fair condition fair competition आ गया। in this light discuss the need to revamp the competition commission of India। ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया यहाँ पे। डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोरम और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। नवीकृत फोरम के बारे में बात हो रही है। इस आलोक में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में क्या है भाई, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, ठीक। पढ़ते तो नहीं रह सकते हैं हम, मजबूरी है हमारी, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, केवल हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि आंसर टॉपर के द्वारा बनाया कैसे जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंटेंट के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे तरीका सीखने के लिए बैठे हैं कि आंसर को रिप्रेजेंट हमको कैसे करना है। डायग्राम देखिए, 3R 3R, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव विजल ब्लोइंग mechanism and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistleblowers are established in both public and private spheres in India। डिस्कस व्हिसल ब्लोअर के बारे में पूछा है, पढ़ते हैं आप लोग कहाँ पे, एम लक्ष्मीकांत, फिर वही आ गया। भारत में एक प्रभावी व्हिसल ब्लोइंग, वही सतर्कता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, विजिलेंस वाले में। भारत में एक प्रभावी व्हिसल ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। व्हिसल ब्लोअर के बारे में ही पूछा है घुमा फिरा के, ठीक है। पीडीएफ से और अच्छे से पढ़ेंगे आप। नीड फॉर नेसेसरी सेफगार्ड्स, ये व्हिसल ब्लोअर वगैरह चीज़ें ना, जब अपन
तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो सब कुछ क्लियर होगा। अभी कुछ समझ में आ भी नहीं रहा होगा जो लोग नए हैं उनको तो, ठीक है। स्टेट द रीजंस बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। जो कोऑपरेटिव्स है ना, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया आल्सो डिस्कस द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स। बोलता है भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो सहकारी समितियां हैं हमारे पास, कोऑपरेटिव कमिटीज, उसके प्रदर्शन खराब क्यों हैं उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, हमको पता है सहकारी समितियां जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब दिया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है उसके बारे में तो डीपीएसपी में तो है ही। ठीक, आर्टिकल 19 में भी फंडामेंटल राइट के रूप में भी है संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप। ठीक, कोऑपरेटिव कमेटी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में, फिर वही बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये आपका करंट अफेयर का मुद्दा है। ठीक है, चर्चा में रहा, ज्वलंत मुद्दा है ये, करंट इशू है ये। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इफ, क्या बोलता है, इफ हार्नेस्ड प्रॉपरली हैज द पोटेंशियल टू ब्रिज द गैप्स इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। अब देखिए पीपीपी मॉडल जो है ना हमारा, उसको इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ रहा है ये डिस्कस। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, हार्ड मतलब हार्नेस्ड मतलब वही दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। ठीक है, तो वही है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि जो पीपीपी मॉडल है ना, उससे हम स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, वही है। ठीक, ये पीपीपी को डायग्राम से समझा दिया है, इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक, पीपीपी जो है वेरियस सेक्टर्स में कैसे हेल्पफुल है। रोल इन इंडियाज हेल्थ केयर, अब इंडिया के हेल्थ केयर में कैसे भूमिका निभाएगा, ये सारे पॉइंट्स हेल्थ केयर के ऊपर होंगे। ठीक है, और लास्ट में SDG जो 3 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, वो हेल्थ से संबंधित है। ठीक, और ये सारी चीज़ें। Although the new education policy, अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी करंट इशू है। Although the new education 2020 में आया ये। ठीक है, although the new education policy brings with itself a commendable vision, इसके पास जो विजन है ना commendable है बोलता है, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives discuss। बहुत सिंपल है। यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, कमेंडेबल विजन है इसका, वैसा बोल रहा है, प्रशंसनीय, कमेंडेबल। इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर है। अब सरकार की जो बाकी सारी नीतियां हैं ना, उसके साथ इसको कैसे तुम समन्वित ढंग से लागू करोगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चर्चा कीजिए। प्रभावी ढंग से एकीकृत, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सरकार की जो और भी नीतियां हैं उसके साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। जैसे मिड डे मील योजना हो गया, ठीक है, और भी कई सारी योजना है जो स्कूल से रिलेटेड है। चलिए, कस्तूरी रंगन कमेटी,
कोट कर दिया गया 2020 में NEP लेकर जो आई थी। ओके, रिकमेंडेशन था उनका, विज़न, ये उसका डिटेल्स, ये सारी चीज़ें टॉपिक टू टॉपिक। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन था 15 नंबर वाला। इंटीग्रेशन, वही क्वेश्चन में बोला था ना, इंटीग्रेशन किसके किसके बीच में, सरकार की विभिन्न नीतियों के बीच में। इंटीग्रेशन कैन फुलफिल और ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया @75, कहाँ से कहाँ घुसा दिए, खैर लिंक हमने बैठाया है, ऐसे ही नहीं घुसाए हैं। तो न्यू इंडिया @75 इसका यूज़ किया गया यहाँ पे, और भी सारी चीज़ें हैं। महात्मा गांधी जी को कोट किया गया। 19 क्वेश्चन बोलता है, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Okay. Also discuss India's concern in this context. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में पढ़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए, साथ ही इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए, बोलता है। तो बेसिकली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में क्वेश्चन है। तो सेम वैसे ही क्या होगा, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डायग्राम भी बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन को समझाने के लिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ गया अपने क्वेश्चन में IPEF। ओके, तो हमको स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन से, जो उसमें बेसिक टर्म आया है उसको हम बता सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ताइवान, इंडियाज कंसर्न क्या क्या है इस मुद्दे पर, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इंडिया नीड्स टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी एरियाज टू फर्दर इट्स टेक्नो डिप्लोमेसी। टेक्नो डिप्लोमेसी पे अंडरलाइन किया गया है। ओके, एमिट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एक्सपेंडिंग डिजिटल स्पेस एंड न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी अंडरलाइन डिस्कस। विस्तृत होते डिजिटल स्पेस, ठीक है, विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी कूटनीति, टेक्नो डिप्लोमेसी, तकनीकी कूटनीति के बारे में बात हो रही है, को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर वही 21st सेंचुरी जो है ना, टेक्निकल वही है, टेक्निकल युग है, तकनीकी युग है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजिटल स्पेस, डिजिटल स्पेस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन था हमारा ये। ओके, प्रायोरिटी एरियाज फॉर टेक्नो डिप्लोमेसी, टेक्नो डिप्लोमेसी, ओके, सिक्योरिटी वाले एरिया में, ठीक, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई, हमारे सिक्योरिटी व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सोशियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और बाकी सारी चीज़ें पॉइंट में लिखी हुई हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का यूज़ किया गया। रोल ऑफ टेक्नो डिप्लोमेसी, टेक्नो डिप्लोमेसी का क्या रोल है,
तो डिप्लोमेसी का जो रोल है भैया, ठीक है, वही तो टेक्नो डिप्लोमेसी का भी वही रोल होगा। लेकिन टेक्नो डिप्लोमेसी से क्या है, हमारा जो डिप्लोमेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।